हाँ तो दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स में बैंकिंग जो चैप्टर है उसका ये तीसरा पार्ट है, अर्थात तीसरा लेक्चर। आते हैं। मैं अभी जो है कि पहला लेक्चर में एसबीआई का प्रॉब्लम उल्लेख किया था, सेकेंड लेक्चर में आरबीआई का उल्लेख किया था। आरबीआई के जितने भी है ना डाटा थे, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, आप देख सकते हैं। इसमें हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करेंगे। मैं इसमें बात ये कर रहा था कि आपको मालूम होना चाहिए 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना की गई। उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महोदय थी। इंदिरा गांधी महोदय ने 14 बैंकों का जबरन, परीक्षा में आता भी है कि जबरन जबरदस्ती 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, सरकारी कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया। और 14 बैंक का जब राष्ट्रीयकृत किया तो क्वेश्चन ये आता है, जो पहला जो राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ, यानी जानो भारत देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का 2 स्टेप में, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक 2 स्टेप में बना है। पहला तो आपको मालूम होना चाहिए 19 जुलाई 1969 को इसमें 14 बैंकों का स्थापना हुआ। आगे बेटा अप्रैल 1980 में 6 अप्रैल 1980 को सेकेंड स्टेप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी 2 स्टेप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी महोदय है ना भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इन्होंने जो कि 14 बैंकों का जबरन राष्ट्रीयकृत किया, सरकारी किया, सार्वजनिक किया। और तुम्हें बता दें सबसे खास बात, जो फर्स्ट स्टेप में राष्ट्रीयकृत हुआ बैंक 14, ये 14 बैंक का राष्ट्रीयकृत याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा किया गया है। जबकि जो सेकेंड स्टेप में जो 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, बेटा याद रखना, वो जो सेकेंड स्टेप में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 6 की स्थापना हुई वो आरबीआई के द्वारा हुआ था। पहले स्टेप वाला सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत, दूसरे स्टेप में सीधे हम कर सकते हैं आरबीआई के द्वारा राष्ट्रीयकृत, सरकार आरबीआई। इसलिए हम क्वेश्चन जबरदस्त यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले स्टेप में जो राष्ट्रीयकृत हुआ था वो किसके द्वारा, तो कहना होगा आपको सीधे सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और सेकेंड स्टेप वाला बेटा सीधे हम कर देंगे आरबीआई के द्वारा। चलिए आते हैं 19 जुलाई 1969 को जब है ना भारत देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना हुई 14 का, उस समय हिंदुस्तान का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो ये भी याद रखना कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना की गई। और आते हैं और जबरदस्त फैक्ट है ना उसमें डालते हैं। आपको मालूम है एक व्यक्ति था हजारी प्रसाद, ये वही व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के कहने पर इंदिरा गांधी महोदय ने 14 प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण अर्थात सरकारी किया था। वो हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रीयकृत बैंक थे 14। उस 14 में अंदर जाएंगे, जो सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक होता है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा का नाम है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ, विजय बैंक हुआ। तमाम बैंक बेटा, तमाम बैंक आते हैं 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में। कब किया, कैसे किया, ये थोड़ा बता दिया, दिमाग में याद रखिएगा। जबकि 6 अप्रैल 1980 को सेकेंड राष्ट्रीयकृत बैंकों की जब स्थापना हुई तो इसमें 6 बैंकों की स्थापना हुआ। ये याद रखिएगा, 6 का नाम कोई जाना जरूर नहीं है ना। अगर मैं थोड़ा सा और वीडियो को एडवांस लेवल में बनाऊं, यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करना, जब एडवांस लेवल में बताऊंगा सभी बैंकों की स्थापना भी बता दूंगा। लेकिन बेटा मान के चलते हैं कि तीसरे लेवल तक यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, यूपीएससी आईएएस बनना हो तो फिर थोड़ा सा और लेवल में जाना होता है ना। वो बेटा कमेंट करोगे तो है ना, उसके हिसाब से पढ़ा सकते हैं कि नहीं आपको जानने की इच्छा है ना, जो कि आगे बढ़ने की ललक है, तो शायद मैं मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक जिंदगी पूरी दुनिया में पीसीएस तक कोई भी एग्जाम तो हिंदुस्तान में, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे पुलिस दरोगा, कुछ भी, सब एग्जाम इसमें से तुम्हारा काम बन जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को सेकेंड चरण का जब राष्ट्रीयकृत हुआ बैंकों का, तो 6 बैंकों का हुआ। और आपको हम बता दें जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ है ना, वो आरबीआई के द्वारा, यानी है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया। ये सबसे खास बात। जबकि पहला जो 14 बैंकों की स्थापना हुआ वो सरकार के द्वारा किया गया। आगे चलेंगे तब 14-26 हो गया। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय मर्ज पीएनबी में कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। इस प्रकार बेटा है ना, जो 14-26 में से एक निकल गया, मर्ज हो गया, तो 19 हो गया। तो आपको याद होना चाहिए कि 2000 के बाद तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आपको मालूम होना चाहिए 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे।
लेकिन इस समय बहुत सारे बैंक मर्ज हुआ है। अभी हाल ही में 2-4-6 महीना पहले मर्ज हुआ है। विजया बैंक हुआ है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सब एसबीआई में मर्ज हो गया है। ये सब बैंक है ना, इसमें राष्ट्रीय बैंक जाकर करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा कितना है टोटल, लेकिन मेरे हिसाब से 9, 10, 11 यही कुछ है। मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए है ना ये वर्कआउट या वर्क काम जो है कि ये आपको छोड़ता हूँ होमवर्क के रूप में, इसको देखकर कलेक्ट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय बैंक कितने हैं। ये थोड़ा राष्ट्रीय बैंक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, मैंने आपको दे दिया। इसके बाद आते हैं भारत में बेटा, हेलो क्या हुआ, भारत देश में महिला बैंक भी खुला है। महिला बैंक के बारे में देख लेते हैं। महिला बैंक, देखो महिला बैंक के बारे में सबसे पहले हम ये जाने कि संसार में सबसे पहले महिला बैंक की स्थापना तंजानिया में हुआ था। तंजानिया ये शहर साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है तंजानिया। तंजानिया में संसार में सबसे पहले महिला बैंक खुला था, याद रखना। दूसरा नंबर अगर बात करते हैं कि दूसरा मुल्क जहां पर जो है कि महिला बैंक की स्थापना की गई, या ऐसे कह दो एशिया का पहला देश जहां पर महिला बैंक की स्थापना की गई, उसका नाम होगा पाकिस्तान। और सुनो, तीसरा जो बैंक से खुला पूरे दुनिया में, तीसरा महिला बैंक, जो तीसरा महिला बैंक खुला बेटा वो है ना, वो बैंक हिंदुस्तान में खुला। इसलिए थोड़ा सा हम सौभाग्यशाली यहाँ पर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए तीसरा जो बैंक खुला पूरे दुनिया में वो भारत में खुला, वो है ना 29 नवंबर 2013 को। 29 नवंबर 2013 को खुला। सुनो, 29 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है। इन्हीं इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर सरकार भी था किसका, कांग्रेस का था। इसलिए 29 नवंबर 2013 को मुंबई में एक जगह बेटा नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट के बगल में जाओगे तो हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डा का एक बड़ा जो हाल था, उस हाल में 29 नवंबर को ऐलान किया गया कि भारत देश में एक महिला आयोग बनेगा। आज जानते हैं इस महिला आयोग, ये महिला जो बैंक बना, इस महिला बैंक में कहा गया 80% महिला कर्मचारी होंगी, जो अधिकारी कर्मचारी, 20% पुरुष होंगे। अर्थात महिला बैंक तो है बेटा, लेकिन उसमें जो है ना कुछ अधिकारी कर्मचारी पुरुष भी हैं, याद रखना। और सबसे खास बात, उषा अनंत सुब्रमण्यम मिली दे रहा हूं, उषा अनंत सुब्रमण्यम, ये है ना ऐसी महिला है जो हिंदुस्तान के महिला बैंक की पहली गवर्नर बनी थी। ठीक है ना, तो महिला के बारे में सुनो। सबसे खास बात बेटा, ये महिला बैंक तो खुली गई, पर है ना इस समय ये जो कि मर्ज हो गया है, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अप्रैल 2017 में यह बैंक को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इसलिए बेटा महिला बैंक भारत में है नहीं, लेकिन इसका इतिहास बन गया कि दुनिया का सबसे पहला महिला बैंक, सीधे कहना तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। पाकिस्तान में दूसरा बैंक खुला, तीसरा भारत में खुला। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा महिला बैंक के बारे में आपको बता दिए, दिमाग में याद रखना। आते बेटा, इसके बाद आपको मालूम है नाबार्ड बैंक के बारे में बताते हैं। नाबार्ड बैंक के बारे में नहीं जाने तो क्या जाने, है ना। जो बेटा कोई ऐसा एग्जाम ना हो विशेष का जहां से नाबार्ड के बारे में नहीं पूछे जाते हैं। नाबार्ड देखो, यह ए का मतलब हुआ नेशनल, बी माने हुआ बैंक, ए माने हुआ एग्रीकल्चर, आर माने हुआ रूरल, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, डी माने डेवलपमेंट यानी विकास। यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूरा नाबार्ड कहेंगे बेटा। नाबार्ड का फुल फॉर्म यानी हिंदी में इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। सुनो, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब कि जानते हो ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बैंक, याद रखना, जो भारत देश के ग्रामीण में जो कृषक रह रहे हैं, भारत देश में जो ग्रामीणों में कृषक रह रहे हैं, उन कृषकों के बढ़ावा के लिए, उनके वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, कि है ना पैसा नहीं है तो आओ नाबार्ड बैंक से, है ना, नाबार्ड बैंक के जो अधीन बैंक है उनसे लोन लो, आप कृषि करो, खेती करो और आगे बढ़ो, है ना, देश को भी आगे बढ़ाओ। अपना राष्ट्रीय, है ना, यानी भारत की राष्ट्रीय आय में आप भी योगदान दो और साथ साथ अपने परिवार का भी ग्रोथ करो, साथ साथ हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आय में भी पार्टिसिपेट करो। तो नाबार्ड बैंक सबसे पहले बता दें कृषि क्षेत्र में, याद रखना, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है जिसको नाबार्ड कहते हैं बेटा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। किसके कहने पर हुआ? अनुशंसा पर, तो उसका नाम होगा शिवरामन समिति।
शिवराम समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को भारत देश में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ। ये नाबार्ड बैंक बस सीधे है ना जो कि लिंक कर देना, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा शीर्ष बैंक है, शीर्ष बैंक। और आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बैंक कार्य करते हैं ना बेटा, बहुत का नाम सुनोगे आप, बहुत का नाम सुनोगे, काशी गोमती क्षेत्रीय बैंक, बहुत से है ना जो कि गांव में जो कार्य करते हैं, उस सभी बैंकों का ये बाप है। क्यों? जिस तरह से सभी कमर्शियल बैंकों का बाप आरबीआई है, इसलिए आरबीआई को है ना सभी वाणिज्यिक भारत के बैंकों का बैंक कहते हैं या बैंकों का बाप कहते हैं। इसीलिए नाबार्ड बैंक बेटा पूरे भारत में हर गांव में जो कार्य करते हैं बैंक, ग्रामीण बैंक, उस सभी ग्रामीण बैंक बेटा याद रखना हर नाबार्ड के अधीन कार्य करते हैं। जिस तरह से सभी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के अधीन कार्य करते हैं, इसलिए आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। और नाबार्ड बैंक उसी तरह सभी ग्रामीण बैंकों के ऊपर अपना अधीनता रखता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अर्थात सभी ग्रामीण गांवों में कार्य करने वाले बैंक नाबार्ड के नीचे कार्य करते हैं। इसलिए बेटा जानते हो सबसे खास पॉइंट, नाबार्ड को गांवों का आरबीआई कहते हैं, याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र का आरबीआई कहते हैं। ये जबरदस्त पॉइंट है बेटा, ये तुम्हारे यूपीएससी तीसरे लेवल का है ना का ही क्वेश्चन है, ये है ना अगर पढ़ जाते हो तो फिर हो सकता है कि रेलवे में आ जाए, बैंक में आ जाए, या है ना एसएससी में आ जाए। जबरदस्त तरीका से लाखों में एक बंदा होगा जो इस क्वेश्चन पर है ना जवाब दे सकता है। तो याद रखना नाबार्ड बैंक बेटा है ना किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देता। सबसे खास बात ये जानते हो, गाँव में जो है ना ग्रामीण बैंक जो कार्य करते हैं, गांव में है ना किसानों को लोन देते हैं, उन बैंकों को ये लोन देता है। गांव में कार्य करने वाले जो बैंक होते हैं ना, उन बैंकों को ये लोन देता है, इसलिए इसे ग्रामीणों का आरबीआई कहते हैं। इनके बारे में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये आप अगर है ना जो कि मेंटेन कर लेते हैं, ये भी एक जबरदस्त बैंक था। फिर आगे आते हैं, इसके बाद आप सुने होंगे आईडीबीआई के बारे में। इसको हम आईडीबीआई कहते हैं, इसको हम सीडीबी कहते हैं। पहले समझ लीजिए आईडीबीआई ये क्या है। आईडीबीआई देखिएगा, आई माने हुआ इंडस्ट्रियल, डी माने हुआ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट, बी माने हुआ बैंक, आई माने हुआ इंडिया, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हिंदी नाम हुआ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। जी हाँ, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। देखो भारतीय औद्योगिक विकास, इसका मतलब ये हुआ हिंदुस्तान का औद्योगिक क्षेत्र में, सुनना, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाला भारत का ये सबसे बड़ा बैंक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बेटा बड़े बड़े पूंजीपति इंसान, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, सभी उद्योगपतियों की पैसे की जरूरत होगी तो सुनो, वो लोन कहीं और नहीं, सीधे आईडीबीआई के पास जाएंगे, करोड़ों के करोड़ों अरबों रुपया लोन ले सकते हैं और लोन लेकर अपने औद्योगिक कल कारखाने को भारत में बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो लोन यदि उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, याद रखना, लोन यदि सबसे बड़ा दीर्घ अवधि काल के लिए लोन देता है तो आईडीबीआई है। इसलिए कहा जाता है बेटा कि औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा बैंक, तब उसका नाम होगा आईडीबीआई। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। समझ में आ गया होगा? चलिए बेटा ये आईडीबीआई है, इसी के आगे यस लगा दो। देखो यस, देख लो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आईडीबीआई इसके आगे यस लगा दो, है ना, यस हो गया। आईडीबीआई है ना, यस माने हुआ स्मॉल, आई माने वही इंडस्ट्रियल, डी माने वही डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसको कहते हैं सीडीबी। यह क्या है सीडीबी? ये सीडीबी की स्थापना 1988 में माना जाता है। और सीडीबी जो बैंक, याद रखना, यस माने स्मॉल। जानते हो भारत देश में जो बड़े बड़े उद्योग है बेटा, याद रखना, बढ़िया लोग इसमें जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। भारत में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, अरबों खरबों करोड़ों का यदि लोन लेना है, यदि व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को लोन लेना है तो आईडीबीआई से लेते हैं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाला सबसे बड़ा बैंक है भारत देश का। उसी प्रकार जो सीडीबी बैंक है, सीडीबी बैंक बेटा भारत देश में जो छोटे मोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, मत्स्य उद्योग है, कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, छोटे छोटे फर्म है, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय जो कि नागरिकों को, किसानों को, कृषकों को जो लोन दिया जाता है वो आईडीबीआई नहीं देगा बेटा, वो सीधे सीडीबी देगा। इसका मतलब है वो स्मॉल माने लघु उद्योग की बात कर रहा है। तो याद रखना भारत में जो बड़े बड़े शीर्ष
कंपनी है, उद्योग है ना, उनको लोन देने का कार्य IDBI करता है। जबकि छोटे छोटे, मैं भी बोला हूँ बेटा, छोटे छोटे कारोबारियों को है ना, स्मॉल यानी छोटे लघु उद्योगों को जो लोन देता है उसको क्या कहते हैं, CDB कहते हैं। क्लियर? ये IDBI जिंदगी में आ जाए तो भी मानना है ना, CDB आ जाए तो भी मानना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, ये बेटा है RRB। ये नेक्स्ट अगला है ना, आप लोग नोट भी बनाते जाना। अगर जैसे से बोल रहा हूँ वैसे मेरे बात को जो है कि है ना बेटा, इसको अमृत ही समझना। अभी तुम्हें महसूस नहीं होगा, जब एग्जाम है ना दोगे तब समझ में आएगा, या जो एग्जाम दे चुके हैं बेटा शायद वो मेरे वीडियो को कुछ अहमियत दें। और है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट दिया करो बेटा, कमेंट से क्या होता है, अगले टीचर का मोटिवेट मिलता है। अगर कमेंट नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि वीडियो पसंद नहीं है, तो बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा। मेरा सोर्स नहीं है ये कमाने का जरिया, मैं ऑफलाइन में है ना लाख रुपए ऐसे कमा लेता हूँ। इसलिए याद रखना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में बिल्कुल कुछ ना कुछ किया करो या दिया करो, पॉजिटिव दो चाहे निगेटिव ही दो, ताकि मुझे समझ में आए। और दूसरी बात बेटा, जितने भी मोबाइल लोग देख रहे हैं, इससे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, याद रखना कि बेटा मैं गाजीपुर का हूँ। और दूसरी बात ये, गाजीपुर में जंगीपुर मऊ रोड पर जंगीपुर एक कस्बा पड़ता है। उस जंगीपुर कस्बे में मैं 2 दिन क्लास चलाता हूँ, 4 घंटे का, एक संडे एक मंडे है ना। उसके लिए मैं एक जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है ना दे देता हूं आपको। 8931089310144425 ये व्हाट्सएप नंबर है। इससे क्या होगा बेटा, जो देखो ये जितने भी होगा व्हाट्सएप नंबर, अपने ना घर गांव का नाम इस पर लिखिएगा और लिखकर खाली हमारे को व्हाट्सएप कर देते हैं। आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अब ग्रुप में ऐड करने का मतलब बेटा, कोई भी वीडियो यदि यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंचा तो फिर मैं आपको जो है कि हम व्हाट्सएप करके वीडियो में पहुंचा दूंगा। इसलिए इस नंबर को याद रखिएगा। और हाँ, हमसे ऑफलाइन बेटा अगर पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल रूबरू होना चाहते हो, तो बिल्कुल आप संडे मंडे को फोन पर जो है कि संपर्क कर सकते हो। संडे मंडे को जंगीपुर में कहाँ क्लास चलाते हैं, मऊ रोड पर, वो बिल्कुल बता देंगे, आकर उसका लाभ भी ले सकते हो। उसके लिए न्यूनतम फीस, कम से कम फीस रखा गया बेटा, मामूली से 30-40 रुपये रखा गया है। उसमें 4 से 5 घंटा आपको सेवा दिया जाएगा। और इसका लाभ बढ़िया से बढ़िया लोग ले रहे हैं, आप भी लीजिए है ना, और जो है कि अपने जीवन को संवारिए। RRB का मतलब हुआ रीजनल रूरल बैंक, है ना। रीजनल माने हुआ ग्रामीण, रीजनल माने होता है बेटा क्षेत्रीय, रूरल माने होता है ग्रामीण भी माने बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी RRB को कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सबसे खास बात, ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो भारत में खोला गया ना, है ना, आपको मालूम होना चाहिए, सुरैया एक समिति है भारत देश में, आर सुरैया एक समिति है। इनके कहने पर भारत देश में सबसे पहले RRB की स्थापना की गई, अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और सुनो, ये गांधी जी के जन्म दिवस पर किया गया था 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। और आपको बता दें RRB क्या करता है, अरे भाई यही RRB है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो भारत देश के सभी ग्रामीण बैंकों में कार्य करता है, किसानों को, कृषकों को बैंकों से जोड़ने का कार्य करता है। और ये जो RRB है, ये जो लोन लेता है, यानी कि किसानों को लोन देगा ये, ठीक, लेकिन ये भी तो किसी से लोन लेगा ना, तो ये बेटा नाबार्ड से लेता है। नाबार्ड अभी बोला हूँ, यानी कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाला भारत का सबसे शीर्ष बैंक है ना। तो नाबार्ड से ये लेता है और ये देता है किसानों को, यानी लोन देता है। और लघु अवधि काल के लिए बेटा देता है, कुछ महीनों के लिए। और जैसे जैसे किसान अपना खेती कर लेता है, उससे पैसा अर्जित करता है, उगाई करता है, वो पैसा लाकर इसे देता है और ये पैसा जाकर नाबार्ड को देता है। इसलिए अब है ना, और कौन जानो, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले RRB 5 शहरों में जो है कि लागू किया गया था। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले हिंदुस्तान में जयपुर में खोला गया था RRB। दूसरा याद रखना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला गया था। तीसरा आपको मालूम होना चाहिए, मालदा में खोला गया, मालदा पड़ता है बेटा पश्चिम बंगाल में खोला गया। और बेटा एक बता दें, भिवानी शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है, भिवानी में खोला गया। 5वां जो बैंक खोला गया ना, वो भी यूपी में, मुरादाबाद में, यानी सुन लो है ना। इस समय लगभग बेटा 190-95 बैंक है पूरे ऑल इंडिया में, जिसमें जो सबसे पहला जो 5 बैंक खोला गया 2 अक्टूबर 1975 को, उसका क्रम है ना याद कर लेना। जयपुर राजस्थान में पहला, दूसरा मैं बोला हूँ आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तीसरा बोला हूँ मालदा वेस्ट बंगाल में, भिवानी मध्य प्रदेश में, 5वां हुआ जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, वही मुरादाबाद जो उत्तराखंड के बगल में है, सहारनपुर के बगल में। ये 5 जगह सबसे पहले खोला गया। सबसे खास बात सुनो, ये जो बेटा आपका RRB है ना, RRB पूरे भारत देश में कार्य तो करती है, लेकिन 2 ऐसे स्टेट है जहां पर कार्य नहीं करती है, बिल्कुल इसको नोट डाउन करना।
उसका नाम है सिक्किम, गोवा। सिक्किम, गोवा दो ऐसे राज्य हैं जो पूरे भारत देश में कार्य करते हैं, लेकिन दो राज्यों में आरआरबी कार्य नहीं करते। ओके, रुकिए। हाँ, तो अभी हम बैंक के बारे में बता रहे थे। नेक्स्ट जो होगा बेटा, ये सब बहुत सारे बैंक है, जैसे मोबाइल बैंक हुआ, मर्चेंट बैंक हुआ, है ना, यूनिवर्सल बैंक हुआ, लीड या अग्रणी बैंक हुआ, है ना, नरीमन पॉइंट हुआ। ये सब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट। देखो, मोबाइल बैंक का मतलब ये नहीं हुआ जैसे मोबाइल जमा कर देना मोबाइल बैंक हुआ, नहीं। मोबाइल बैंक ऐसा बैंक, याद रखना, इसमें बेटा जनजातियों से पैसा है ना, जो कि कलेक्शन करके, एकत्रित करके जब लेना होता है तो खुद बैंक उठ कर जाती है और लोगों को, वहाँ के जनजातियों को पैसा मुहैया कराती है। उनको बैंक देखने की जरूरत नहीं है, खुद बैंक जाता है, पैसा लेता है, जरूरत पड़ने पर पैसा धन वापस भी करता है, घर घर जाकर। इसको मोबाइल बैंक कहते हैं। ये मोबाइल बैंक की स्थापना, याद रखना, सबसे पहले भारत में मध्य प्रदेश का खरगोन एक जिला है, मध्य प्रदेश का खरगोन जिला है। इसी खरगोन जिले में सबसे पहले मोबाइल बैंक की स्थापना की गई थी। आओ मर्चेंट बैंक की बात करता हूं बेटा। मर्चेंट बैंक जानते हो, ऐसा देखो, कोई भी बैंक पहले होगा, वित्त का लेन देन करेगा। देखो, कहा जाता है कि जब कोई बैंक वित्त माने पैसा, वित्त का लेन देन के साथ साथ, है ना, वो बैंक आपको टेक्निकल की सुविधा दे, टेक्निकल की भी सुविधा हो, है ना, सुविधा दे, ऐसे बैंक को मर्चेंट कहते हैं। फिर समझिए, ऐसा बैंक जो वित्त के लेन देन के साथ साथ, पैसे के लेन देन के साथ साथ, है ना, जो कि टेक्निकल सुविधा भी दे या तकनीकी सुविधा भी दे, उसे मर्चेंट कहते हैं। जैसे बेटा, मर्चेंट बैंक ऐसा बैंक होता है, जैसे मान लीजिए आप पैसे का लेन देन तो किए, सब जानते हैं, पैसा जमा करना निकालना, लेकिन है ना, मतलब हाँ, तकनीकी सुविधा का मतलब ये हुआ, जैसे कोई बैंक, अब हम बैंक में गए, पैसा निकालें, घर बनवाना है, इंजीनियर के तलाश में जाएंगे, इंजीनियर को लाखों रुपया देते हैं बेटा घर का खाका तैयार करने के लिए, कि पीछे वाला बरामदा ये होगा, आगे वाला बरामदा ये होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ क्या होगा, तो इस सब का नक्शा बनाता है, उसके लिए पैसा लेता है इंजीनियर, लाख रुपए लेते हैं बेटा। लेकिन याद रखना, मर्चेंट उसी को कहते हैं जो बेटा आपको वित्त का सुविधा भी दे, पैसा भी दे, साथ साथ इंजीनियर की सुविधा भी देता है। ये खुद बैंक हमें इंजीनियर अपना रखा होता है, कोई सलाह लेना है, जाओ बिना पैसे का फोकट में सलाह लो। तो इस तरह का जो तकनीकी सुविधा जो बैंक आपको दे, उसको कहा जाता है मर्चेंट बैंक। वो बैंक कोई भी हो सकता है बेटा, लेकिन उसको कहा जाता है मर्चेंट बैंक के नाम से। जैसे हम लोग, मेरा नाम कादिर सर है, ठीक है बेटा, तो मेरा नाम कादिर सर है, लेकिन हम इंसान है ना, हम तो कहेंगे ना इंसान है। उसी प्रकार बैंक के ना कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन उसे कहेंगे मर्चेंट बैंक, ठीक है। जो ये सुविधा दे, एसबीआई सुविधा दे तो एसबीआई को कहेंगे मर्चेंट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तकनीकी सुविधा दे बेटा अपने ग्राहकों को, तो इसको कहेंगे मर्चेंट बैंक। समझ में आ गया होगा। आते यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक का मतलब ये हुआ, ऐसा बैंक जो वित्त के लेन देन के साथ साथ, पैसे के लेन देन के साथ साथ बेटा वो बैंक आपको बीमा की भी सुविधा दे। बीमा का मतलब होता है ना, LIC बीमा होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी बीमा होता है, एक GIC होता है, जनरल इंश्योरेंस का ना, जो कि कंपनी भी होता है, कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो LIC GIC बीमा है। आप बेटा अपने शरीर का भी बीमा करते हो, गाड़ी घोड़ा लेते हो तो उसका भी बीमा करते हो, घर मकान दुकान का भी बीमा करते हो, ठीक है ना। पल पल जगह पर, हर जगह पर जो कि है ना, गाड़ी घोड़ा में खास करके बेटा बीमा होता है। तो ये जो बीमा है ना, सुनो, ऐसा बैंक भारत में जो वित्त के लेन देन के साथ साथ, पैसे के लेन देन के साथ साथ, वो क्या करे, आपको बीमा की सुविधा भी उपलब्ध करे। ऐसे बैंक को भारत देश में यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। जैसे एसबीआई जाकर पता करो, एसबीआई बैंक जानते हो भारत का बेटा, एसबीआई तो है ही है, दुनिया का सबसे बड़ी शाखा वाली बैंक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, भारत देश के, है ना, भारत देश का सहायता भी करता है, लोन भी देता है, इसलिए भारत देश का, है ना, जो कि सरकारी बैंकर भी कहा जाता है। मैं ये बता रहा था कि जो एसबीआई बैंक है बेटा, एसबीआई बैंक वित्त का लेन देन तो करता है, साथ साथ लोगों को बीमा भी देता है, जाकर पता करना। इसलिए एसबीआई बैंक को बेटा हम यूनिवर्सल बैंक भी कहा जा सकता है, यूनिवर्सल बैंक भी कह सकते हैं। और आते हैं, एक लीड बैंक होता है बेटा, लीड बैंक, है ना, लीड बैंक या अग्रणी बैंक, ये क्या है समझिएगा, बहुत खास बात है। जानते हो हिंदुस्तान में 640 जिला हैं, 640 जिला में हर जिला में कोई ना कोई लीड बैंक होता है। अब लीड का मतलब नेतृत्व प्रदान करने वाला, साधन आगे चलने वाला, अगुवा करने वाला। क्या मतलब हुआ, सुनो, जैसे बेटा मैं गाजीपुर में हूँ, गाजीपुर में पढ़ा रहा हूँ, जानते हो लीड किसे कहते हैं, पहले ये समझो। देखो, ऐसा बैंक जो वित्त के लेन देन के साथ साथ, वित्त माने पैसे के लेन देन के साथ साथ, है ना, पैसों के लेन देन के साथ साथ अपने कंज्यूमर उपभोक्ताओं को
आवश्यकता से अधिक हर तरह की सुविधा दे, और सुविधा के साथ साथ ऐसा बैंक ऐसा बैंक जिले में जिसकी कंज्यूमर उपभोक्ता सबसे ज्यादा हो, यानी बेटा इसके ग्राहक हर बैंकों से ज्यादा हो, साथ साथ इस बैंक में लेन देन आए दिन हमेशा होते रहते हो। और ये बैंक ऐसा बैंक होता है जो हर उस जिले के सभी बैंकों को जरूरत पड़ने पर लोन देता है। ये 3 क्वालिटी जिस बैंक में होता है उसी बैंक को उस जिले का लीड बैंक करते हैं बेटा। फिर समझो बैंक की पहली खूबी तो ये बेटा कि इसके ग्राहक बहुत ज्यादा होंगे, ग्राहक कंज्यूमर बहुत ज्यादा होंगे, उपभोक्ता बहुत ज्यादा होंगे, साथ साथ इस बैंक पर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात ये बेटा कि जो लीड बैंक है अपने सभी अधीन जितने भी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण सभी बैंकों को जरूरत पड़ने पर लोन देता रहता है, अर्थात ये पूरे जिला में लीड का कार्य करता है, नेतृत्व प्रदान करता है। सभी बैंक पीछे होते हैं, ये आगे होता है बेटा, इसलिए इसको लीड करता है, लीड बैंक कहते हैं। तो सुनो, गाजीपुर का जैसे लीड बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर पता कर लीजिए कि बेटा आए दिन मेला लगा रहता है, कोई पैसा निकालता है, कोई डालता है बहुत ज्यादा कंज्यूमर है, ग्राहक इसके ज्यादा है, उपभोक्ता ज्यादा है, इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को गाजीपुर का लीड बैंक कहते हैं। वाराणसी तो होंगे, सुन लो, वाराणसी में एसबीआई को लीड बैंक कहते हैं, यानी वाराणसी जिले का लीड बैंक एसबीआई है। क्यों? वहां के ग्राहक सबसे ज्यादा व्यापारी, सौदागर, बड़े बड़े जो कि व्यापार जो होते हैं, बिजनेसमैन एसबीआई से जुड़े होते हैं, ग्राहक सबसे ज्यादा एसबीआई के हैं, और एसबीआई के शाखा सबसे ज्यादा है, इसलिए बनारस का लीड बैंक कोई और होगा, एसबीआई होगा। इलाहाबाद में जाओगे तो इलाहाबाद का लीड बैंक इलाहाबाद है, गोरखपुर में जाओगे तो गोरखपुर है। इस प्रकार बेटा पूरे हिंदुस्तान में 640 जिला है, तो जरूरी नहीं है 640 जिला में जरूरी है कि हर जिले में अलग अलग बैंक होंगे। हो सकता है कि एक ही बैंक कई जिलों का लीड बैंक हो, एक ही बैंक कई जिलों का लीड बैंक हो। ठीक है बेटा, लीड बैंक कहते हैं, लीड बैंक की स्थापना याद रखना 1969 में हुआ, और नरीमन समिति के अनुशंसा पर लीड बैंक की स्थापना हुआ। तो बेटा ये 4-5 बैंक हमने बता दिया, और बता दें बैंक कभी और पढ़ाएंगे आपको बेटा ड्रावर पढ़ाएंगे, ड्रावी पढ़ाएंगे, पीई पढ़ाएंगे, कॉल मनी क्या होता है, कॉल रेट क्या होता है, लीबोर क्या होता है, मीबोर क्या होता है। बैंक में भी बहुत कुछ बताना है। भूमि बंधन बैंक किसे कहते हैं, भूमि बंधन बैंक या भूमि विकास बैंक। इसके अलावा बेटा एक बैंक होता है राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक किसे कहते हैं, ड्रावर किसे कहते हैं, ड्रावी किसे कहते हैं, पेई किसे कहते हैं, ये बैंक के शब्दावलियां हैं। तो इसलिए बेटा ये सब चीज पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए और बने रहिए। व्हाट्सएप नंबर मैं दिया था, व्हाट्सएप नंबर कहाँ के भी हो, कहीं के हो, हमसे कोई नहीं मतलब है, आप हमारे सबसे प्रिय हो, व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए बेटा। ऑफलाइन क्लास लेना हो कभी हमसे बात करिए, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास 8 घंटा 2 दिन में पढ़ाया जाएगा। 8 घंटे का मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग में जो चीज तुम 10 दिन में पाओगे वो तुम्हें 2 दिन में मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो भी ऑफलाइन, एकदम रूबरू बेटा, ठीक है ना। इसलिए और भी जो खजाना है नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा, इसके लिए आप इंतजार करो।